श्वेता झा मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आपके पसंदीदा शो 9 बज गए में एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों से। आपको हम बता दें कि हेडलाइंस के अलावा और क्या क्या हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद से पहले दिग्गजों का प्रचार अभियान शुरू। देखिए अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। क्या समीर वानखेड़े को लग रहा है गिरफ्तारी का डर? हाईकोर्ट से मिली मामूली राहत। आगरा में बाल बाल बचे पूर्व विधायक स्कूटी से नाले में गिर गए। इसके अलावा आपको हम आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे उस खबर से, आर्यन खान की खबर से, क्योंकि 25 दिन से सुर्खियों में रहे हैं। जी हां, मुंबई क्रूज ड्रग केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन खान आज या कल मुंबई के जेल से रिहा हो सकते हैं। खुशी के इस पल का इंतजार पिछले 25 दिनों से हो रहा था। अपने घर की छत से खुशी से हाथ हिलाते फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम, मन्नत के बाहर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार करते शाहरुख खान के फैन। कल बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को जमानत मिलने की खबर जैसे ही आई, खुशी में डूब गया शाहरुख का परिवार और उनके फैंस। आर्यन के भाई अब्राहम का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। 8 साल के अब्राहम मन्नत के बाहर मौजूद अपने पिता शाहरुख खान के प्रशंसकों का अभिवादन कर रहे थे। वीडियो में देखिए अब्राहम को कोई बार बार खींच के ले जाना चाह रहा है, मगर अब्राहम काफी देर तक डटे रहे। उधर आर्यन को बेल की पोस्टर लिए शाहरुख के फैंस खुशी से पटाखे चलाते और नारे लगाते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो हफ्ते भर पहले ही मन्नत में दिवाली आ गई हो। शाहरुख खान के फैन हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रिहाई पर आप खुश हैं? हाँ, मैं उसकी रिहाई पे खुश हूँ। और यही वजह है कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं? हाँ हाँ, उसी की वजह से हूँ। कुछ कहना चाहेंगे शाहरुख खान के लिए? कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शाहरुख खान के प्रशंसक है, फैन है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर आपको दूर से तस्वीर दिखाऊं, आप अच्छी तरह देख पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर जमा हुई है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। आर्यन को जमानत मिलने से शाहरुख के दोस्तों में भी खुशी की लहर है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा उन सितारों में शामिल थीं जो आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख के घर पहुंची। जमानत तो मिल गई, अब इंतजार आर्यन के घर लौटने का है। सुनवाई के तीसरे दिन कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने 2 बार आर्यन खान की बेल याचिका खारिज कर दी थी। माना जा रहा है कि कागजी खानापूर्ति के बाद आज या कल मुंबई के आर्थर रोड जेल से आर्यन बाहर आएंगे। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को हाई कोर्ट ने बेल दिया है। आर्यन को जमानत मिलने की खुशी उनकी लीगल टीम में भी नजर आ रही है। सतीश मानशिंदे की लीगल टीम के साथ पहली बार शाहरुख की ये तस्वीर सामने आई तो इंटरनेट पर वायरल हो गई। आर्यन की पैरवी करने वाले सतीश मानशिंदे ने इसे सत्य की जीत बताते हुए सत्यमेव जयते कहा है। गौरतलब है कि निचली अदालत में आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सत्यमेव जयते कहा था। मानशिंदे के बयान को इसी का जवाब माना जा रहा है। बहरहाल आर्यन की मन्नत तो पूरी हो गई, अब इंतजार आर्यन के मन्नत लौटने का है। आज तक ब्यूरो। और अब बात इस केस की जांच से जुड़ी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े की। वसूली के आरोपों से घिरे वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े को मामूली राहत देते हुए मुंबई पुलिस से कहा है कि गिरफ्तारी करने से पहले उसे 3 दिन का नोटिस देना होगा।
मीडिया के सवालों से बचते बचाते फिर रहे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्या मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं रहा? क्या प्रभाकर सैल के खुलासे के बाद उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? गिरफ्तारी की आशंका में कल समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी के जरिए वानखेड़े ने कहा कि मुंबई पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैं ड्रग पैडलर नहीं हूं। अदालत मेरे अधिकार की रक्षा करे। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर संदेह जताते हुए वानखेड़े ने कहा कि सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से मेरी जांच कराई जाए। वानखेड़े की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि अगर वानखेड़े को गिरफ्तार करना हो तो 3 दिन पहले इसका नोटिस देना होगा। अदालत ने उसको इंटरिम प्रोटेक्शन यही दे दिया है कि जब तक के इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक नहीं होती तब तक के उसके खिलाफ कोई कोर्सिव स्टेप न ली जाए, जो एक आम तौर पर हर नागरिक की पिटीशन पर दिया जाता है। समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई है, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों से नहीं। आर्यन की जमानत के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक ने वानखेड़े के बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाने पर तीखा तंज कसा है। क्या उन्हें मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं? कोई भी ईमानदार अफसर जांच से क्यों भाग रहा है? जो सारी गड़बड़ी उन्होंने की है वही डर उन्हें सता रहा है। मैंने पहले दिन से कहा था कि फर्जीवाड़ा है, उगाही का मामला है, हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। इस बीच समीर वानखेड़े के सामने कल एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। मुंबई के वकील जयेश वाणी ने मुंबई के MRA मार्ग थाने में वानखेड़े के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने का केस दर्ज कराया है। ये सीधा सीधा मामला जो है वो फोर्जरी और चीटिंग का है और यही मामला हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और हमारी उम्मीद है कि इन सारे कागजों की पूरी जांच होगी निष्पक्ष तरीके से और उसके बाद जो सच है वो लोगों के सामने आएगा। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुसीबत आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सैल के खुलासे से हुई। सैल ने खुलासा किया था कि शाहरुख से 25 करोड़ वसूलने का सौदा हो रहा था। इसमें 8 करोड़ का हिस्सा समीर वानखेड़े को जाना था। हालांकि एनसीबी के बुलाने के बावजूद सैल अब तक अपनी बात रखने एनसीबी की उस टीम के पास नहीं पहुंचे हैं जो समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। कल एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत भेजकर प्रभाकर सैल को एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश करवाने में मदद मांगी है। मुंबई से देवेश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर के दौरे पर है। आज सुबह वो साबरमती एक्सप्रेस से लखनऊ से ललितपुर पहुंची। स्टेशन से वो सीधे PWD गेस्ट हाउस पहुंची। ललितपुर में वो मृत किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगी। बताया जाता है कि खाद की किल्लत की वजह से एक किसान ने यहां पर खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक किसान की खाद की लाइन में ही मौत हो गई थी। मिशन यूपी का आगाज पहले ही प्रियंका गांधी कर चुकी हैं और अब इसी कड़ी में चुनावी शंखनाद में आगे बढ़ते हुए इस बीच अब मृतक किसान के परिवारों से वो मिलने के लिए पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी आज मिशन यूपी पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। अमित शाह सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन पर पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, शाह अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां पहुंच रही हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है और अलग अलग कार्यक्रम में। इस बीच गृह मंत्री आज पहुंचने वाले हैं, उनका भी ये उत्तर प्रदेश का दौरा है। और कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर थे। स्थानीय लोगों से मुलाकात उन्होंने की। आगामी चुनाव में जीत के दावे भी किए। तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और जो आप रास्ता इस वक्त देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता है। आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश चुनाव का एक मुद्दा भी बनने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार हो या अखिलेश सरकार रही हो,
ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा गया और अखिलेश यादव का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर सर। अखिलेश जी, हम इस रोड पर चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की। सबसे पहला रिव्यू तो मैं आपसे लूंगा कि क्या आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सेटिस्फाइड हैं? ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था जिसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किया गया। शिलान्यास के बाद शिलान्यास हुआ और अब इसके उद्घाटन की तैयारी है। जिस क्वालिटी के साथ ये बनना चाहिए था उन पैरामीटर्स पे ये नहीं बना है। मुझे याद है जिस समय आखिरी वक्त था समाजवादी पार्टी की सरकार का, उस समय टेंडर हुआ था। एलओआई इसलिए नहीं इशू कर पाया था क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके थे, चुनाव आयोग से परमिशन आनी थी। चुनाव आयोग से जब परमिशन आई तो समय थोड़ा गुजर गया था, तो एलओआई इशू नहीं कर पाया था मैं। पूरा का पूरा अलाइनमेंट, पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन, ये आगरा लखनऊ से बेटर एक्सप्रेसवे डिजाइंड था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशंस बदले और जनता में झूठा प्रचार किया कि इस हाईवे को लेकर के भ्रष्टाचार है, जिसकी लागत हम कम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्सप्रेसवे डिजाइंड था वो स्पेसिफिकेशन सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो मानक कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये कहते हैं कि जो मीडियन होना चाहिए एक्सप्रेसवे का वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए। ये इन्होंने मीडियन कम कर दिया। जो इसकी क्वालिटी थी सड़क की, जो राइडिंग क्वालिटी थी वो कट डाउन हो गई। ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन शीट्स लगाई जाएंगी जो पानी बहने पर मिट्टी को ना काटे, वो सिलिकॉन शीट्स नहीं दिख रही हैं। ये सर्विस लेन नहीं दिख रही है, वे साइड एमिनिटीज नहीं दिखाई दे रही हैं। और जो लाइट्स भी लगनी थी वो उतनी अच्छी लाइट्स नहीं लगी। जो रात में अगर कोई ट्रेवल करेगा तो उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी। तो मैं समझता हूं इस एक्सप्रेसवे के स्पेसिफिकेशन गिरा करके झूठा प्रचार किया गया, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा करके कि ये महंगा एक्सप्रेसवे बन रहा था। मैं ये कह सकता हूं इसकी राइडिंग क्वालिटी नहीं अच्छी है, गुणवत्ता नहीं ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे को बनने में जो समय लगा है, जिसकी वजह से सरकार का पैसा कितना बर्बाद हुआ है। वो एक्सप्रेसवे 323 किलोमीटर का लगभग 22-23 महीने में बन गया था। 4.5 साल गुजर गए, अभी भी ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं बना है। अखिलेश जी, हम एक बार उतर के भी बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो हम समझेंगे कि अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ के एक्सप्रेसवे से कितना अलग है। और हम एक बार उतरते हैं। अखिलेश जी, आप उतरेंगे और हम इधर से उतरेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक्सप्रेसवे है और अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे कैसा होता। अब हम आ चुके हैं इस पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। 12 मीटर का होना चाहिए था, ये मीडियन 12 मीटर का होना चाहिए, जो 12 मीटर का नहीं हुआ। जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो 12 मीटर के एक्सप्रेसवे बताते हैं कि उसका मीडियन 12 मीटर का एक्सप्रेसवे होना चाहिए। ये एक्सप्रेसवे किनारे सर्विस लेन होनी चाहिए। और ये हाईवे देख लो, कहीं अगर सर्विस लेन बनी हो तो बताइए आप। आखिरकार ये गाँव के लोग कैसे चलेंगे और कहाँ निकलेंगे? तो सर्विस लेन्स नहीं है, वे साइड एमिनिटीज नहीं है। तो जिस स्टैंडर्ड, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये सड़क बन रही थी, उन तमाम पैरामीटर्स को कम किया गया है, उन स्पेसिफिकेशंस को कम कर दी गई है। उसकी देख लीजिए क्वालिटी की, और राइडिंग क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। राइडिंग क्वालिटी कंपनी भी आपने बताया चेंज की गई, जो LNT पहले थी। हाँ, पहले क्योंकि मापदंड अच्छे थे, स्पेसिफिकेशंस बेटर थे। आगरा लखनऊ से बेटर सड़क बनाने का सपना था, उस सड़क को अच्छा बनाएं। LNT इसमें टेंडर पाई थी, शापूजी पालन जी टेंडर पाई थी, NCC को पैकेजेस मिले थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्पेसिफिकेशंस बदले गए, अपने मन मर्जी की कंपनियों को ऑबलाइज करने के लिए उनको ठेका दिया गया, और आज भी 4.5 साल के बाद पूरा नहीं हो पाया है। और इसकी राइडिंग क्वालिटी वर्स्ट है। ये वही एक्सप्रेसवे है जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल की प्रगति के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए बनाया था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल शहरों को जोड़ रहा है, गाँव को जोड़ेगा। वहीं इसके किनारे मंडी बननी थी, मंडी कहीं नहीं बन रही है, वॉशरूम नहीं बन रहे हैं कहीं, कोई एमिनिटीज नहीं क्रिएट की गई हैं। तो आखिरकार ये एक्सप्रेस कैसा बनाया गया, वो भी 4.5 साल में। अखिलेश जी, ये तो हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। आपने अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस किया है, क्या मायने हैं? और आपने जो एक लाइन वहां पर दी, खदेड़ा होवे, क्या मतलब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला गया। आय किसानों की दोगुनी होगी, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल की कीमतों में नियंत्रण किया जाएगा, कम किया जाएगा। लेकिन आज देखो महंगाई कितनी हो गई,
पेट्रोल 100 से पार जा रहा है, खाद मिल नहीं रही है, खाद को लेने अगर किसान जा रहा है उसकी जान जा रही है, जो डीएपी मिलनी चाहिए समय पर वो डीएपी नहीं मिल रही है। तो आखिर सरकार ने किया क्या है? नौकरी रोजगार है नहीं, उद्योग लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता न केवल इनको खदेड़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से है या मोर्चे के साथ? ये फिलहाल गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी से है और ओम प्रकाश राजभर जी ने ही रास्ता खोला था भारतीय जनता पार्टी का, पूर्वांचल से ही रास्ता खोला था भारतीय जनता पार्टी का। इस बार पूर्वांचल ही और ओम प्रकाश राजभर जी और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनका दरवाजा बंद कर देंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अगर आगे चल के बातचीत होती है कि और जो मेंबर्स हैं इसके वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? जो क्षेत्रीय दल है जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर वो साथ आएंगे तो उनको साथ लिया जाएगा। अखिलेश जी, चुनाव नजदीक है, योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि भाजपा कॉन्फिडेंट है, चाहे पूर्वांचल हो या कहीं हो। आप इसको कैसे देखते हो? नंबर 2 मेरा ये है कि पूर्वांचल में आप लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ये कोई रणनीति है? देखिए, पूर्वांचल और पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। जो डबल इंजन की सरकार है उसने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है और उत्तर प्रदेश को पीछे किया है। हर मापदंड में आज उत्तर प्रदेश पीछे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जब जनता ने इतना समर्थन दिया है लोकसभा में, विधानसभा में, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता क्यों इन चीजों का सामना करे? आप कहीं ना कहीं आप मायावती को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, पर आप बहुजन समाज पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में लाते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। आपकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई, एक इनफॉर्मल मुलाकात थी, फ्लाइट में हो सकती है, क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, केवल हालचाल और स्वाभाविक जो शिष्टाचार में बातचीत होती है वही बातचीत हुई है। अच्छा, राजभर जी के साथ सीट शेयरिंग को लेके कुछ आप लोग के सीट कितनी देनी है? बहुत जल्दी वो चीज भी बाहर आ जाएगी कि जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं पर विचार किया जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने साथ में चाय पी है स्वतंत्र देव सिंह के साथ, और अब वो आपके साथ आए हैं। आपको ऐसा एक टेंडेंसी बताई गई, पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि राजभर पर कोई भरोसा जल्दी नहीं करता है, आप भरोसा करेंगे? देखिए, जहां तक अभी बातचीत है वो भरोसा ही हुआ है, इसीलिए बातचीत हुई है और इसीलिए गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के ऐसे पूर्वांचल पे हम लोग इस वक्त हैं, आपने क्या अब जो आप एक्सप्रेस वे आगे आपकी सरकार आती है अगर, तो क्या कुछ चेंजेस करेंगे, या क्या योगी आदित्यनाथ के एक्सप्रेस वे से अखिलेश यादव की सरकार आती है तो कुछ चेंजेस होंगे इसमें? पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसका सफाई दे कि इंडियन रोड कांग्रेस के पैरामीटर्स पे इसको एक्सप्रेस वे डिजाइंड था, क्या उन्हीं मापदंडों पे खरा उतरा है? क्या इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सेफ्टी पे नहीं कंप्रोमाइज किया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो वे साइड एमिनिटीज या जो इसके साथ और डेवलपमेंट होना था, क्या उससे कंप्रोमाइज नहीं किया गया? पहले तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए उद्घाटन करने से पहले। अखिलेश जी, आपने कहा साफ कर दिया बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, क्लियर है, पर छोटी पार्टीज में शिवपाल यादव की पार्टी एक आती है, क्या फैक्टर? देखिए, अगर उनका दल है, उनका दल के साथ भी गठबंधन का कोशिश होगी, उनको भी साथ लाने का प्रयास होगा। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर समाजवादी पार्टी नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा? कोई बात नहीं हुई इधर। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कौन? ये भीड़ आप देख सकते हैं, पहले भीड़ भी आपको दिखाऊं, इनसे बातचीत हो रही है और लगातार ये पीछे हम लोग जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस से आ रहे हैं, लगातार ये भीड़ साथ साथ अखिलेश यादव के आती जा रही है और लगातार जहां जहां इनकी गाड़ी रुक रही है वहां इनसे मिलने आ रही, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप किस तरह से इनको फिलहाल सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से रोका जरूर गया है, पर जहां जहां अखिलेश यादव की गाड़ी रुकी है वहां ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कार्यकर्ता हैं, इसमें महिलाएं हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें बुजुर्ग हैं, और सब ये आप देख सकते हैं लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तस्वीरें। ये यूजुअली आगरा एक्सप्रेसवे पर अभी तक देखा जाता था, पर अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश जी, भीड़ जो है, पहले तो हम जाते थे आगरा एक्सप्रेसवे नॉर्मल था, यहाँ पर भी भीड़ है? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि ये जानते हैं कि समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया है और पॉलिटिकल चुनाव लगभग शुरू ही हो गया है उत्तर प्रदेश का, तो स्वाभाविक है ये वर्कर आएंगे यहाँ पर स्वागत करने या जुड़ने। योगी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने बनाया। नहीं, सवाल ये नहीं कि किसने बनाया, आप जनता से पूछिए कि किसने बनवाया है। किसने बनवाया है? भैया जी ने। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत करी और बताया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ग्राउंड से बात की और बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है और कैसे वो इस चुनाव में अन्य दलों को
परास्त करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। किसान आंदोलन में सड़कें रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आ रही है। दिल्ली में एक और बॉर्डर खाली हो गया है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सारे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। बहादुरगढ़ जाने वाली ये सड़क अब खोल दी गई है। किसान आंदोलन के सिमटने की आहट, खाली होने लगे दिल्ली के बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई रंग लाने लगी। इस सड़क पर कुछ दिनों पहले तक किसानों का कब्जा था। यहां किसान कानूनों के खिलाफ नारे गूंजा करते थे, लेकिन अब इस सड़क की सफाई शुरू हो गई है। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक को हटाया जा रहा है। इसके लिए भारी भरकम जेसीबी लगाई गई है। कंक्रीट से जो मजबूत दीवार किसानों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उसको भी अब हटाया जा रहा है। इस दौरान कोई किसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिना किसी विरोध के पूरी शांति से सड़क से सारी अड़चनें दूर की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के जिस टिकरी बॉर्डर पर किसान पिछले साल 26 नवंबर से बैठे हुए हैं, तकरीबन 10 महीने बाद एक ऐसा मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस खुद बैरिकेडिंग हटाने का काम कर रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से स्याह अंधेरे में बाकायदा जेसीबी मशीन के साथ जो वहां पर काम है वो चल रहा है। तकरीबन 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। जो आप पीले रंग का बैरिकेड देख रहे हैं, इसके आगे दरअसल कीलें लगा हुई और सीमेंटेड बैरिकेड्स जितने भी थे उसको हटाने का काम चल रहा है। लेकिन 4 से 5 लेयर है, लिहाजा अभी हटाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। दो तस्वीरों में आप टिकरी बॉर्डर को देखिए। पहले यहाँ किसानों का जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी सड़क वीरान नजर आ रही है। एक भी किसान यहाँ नहीं दिख रहा है। सड़कें रोकने को लेकर किसानों और सरकार के बीच लंबी खींचतान चली। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई तो खुद राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पर लिख दिया था कि रास्ता मोदी सरकार ने रोक रखा है। असल में रास्ते खुलने की बारी आई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से, जो उसने किसान आंदोलन को लेकर दिखाई थी। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। आप किसी भी तरह विरोध करिए, लेकिन इस तरह सड़क रोक कर नहीं कर सकते। कानून पहले से तय है, हमें क्या बार बार यही बताना होगा। अब इस मामले को लेकर 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाली ये सड़क खुल गई है। तंसीम हैदर, आज तक। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच गए हैं। वहां के एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे हैं। कई कार्यक्रम यहां पर हैं उनका, और उनके स्वागत की देखिए भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं। पांच दिवसीय उनका इटली और ब्रिटेन का दौरा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच चुके हैं। G20 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री का ये विशेष दौरा है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के आमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 16वें G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर वो रहेंगे। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। गीता, ये यात्रा खास करके G20 सम्मेलन यहां पर है, तो काफी अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री भारत का पक्ष जो है वो सामने रखेंगे। ये दौरा काफी अहम, बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि ये बस G20 नहीं है। G20 में हालांकि श्वेता बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो, जहां पर भारत का बहुत ही बड़ा
कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड ओवर, या फिर अफगानिस्तान की स्थिति की बात करें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी है, इटली, जर्मनी, यूएस, यूके, बोरिस जॉनसन से मुलाकात होने वाली है, नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। पहली मुलाकात बहुत अरसों के बाद नेपाल से होने वाली है, रिश्तों में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि काफी सारे बायलैटरल मीटिंग्स लाइंड अप हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री का जो कॉल ऑन होने वाला है पोप फ्रांसिस के साथ, वो एक मैसेजिंग है ऑफ सेक्युलरिज्म और कैसे भारत अपने सारे समुदाय के लोगों को और रिलीजियस कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट करता है। तो पोप फ्रांसिस को कॉल ऑन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स होंगे, समिट में एड्रेस करने वाले हैं, और जिसके बाद वो जाएंगे ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर वो COP26 क्लाइमेट समिट को भी अटेंड करेंगे। बिल्कुल। इन तमाम समिट्स के अलावा प्रधानमंत्री ने जाने से पहले जो ट्वीट किया था उसमें भी अहम बात कही थी कि रोम में वो कोरोना महामारी के जो दुष्प्रभाव रहे हैं उससे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य है उसको भी पटरी पर लाना जो है उसकी चर्चा काफी अहम होगा। गीता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो प्रधानमंत्री जब रवाना हो रहे थे अपनी इस यात्रा के लिए तो उसके पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि कोरोना महामारी से जो दुष्प्रभाव हुए हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य उसको भी लेकर किस तरह से पटरी पर उसे लाया जाए, इसको लेकर भी इन बैठकों में अहम बातचीत होगी। तो आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। सबसे पहले प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं और यहां से उसके बाद उनका ब्रिटेन जाने का कार्यक्रम है। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो है रोम और वेटिकन सिटी में यहां पर रहेंगे और 16वें G20 के समिट में वो हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले ही एक ट्वीट करते हुए भी इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि रोम में वो कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने की चर्चा करेंगे। आपको बता दें इसके साथ ही G20 के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर ग्लासगो वो पहुंचेंगे। गीता, हमारे संवाददाता हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। गीता, अभी रोम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद जैसा कि आप बता भी रही थी कि बोरिस जॉनसन से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। कैसे कैसे इनका कार्यक्रम रहने वाला है? रोम में पहले किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद वो ब्रिटेन जाएंगे? जरा हमें उनके कार्यक्रम के डिटेल के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं श्वेता, आप जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के साथ जरूर कोई ना कोई इवेंट होता है जहां पे भारतीय समुदाय के लोग जुटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर स्वागत करने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे हैं। 12:30 के करीब भारत इंडिया टाइम 12:30 के करीब वो गांधी स्टैच्यू जाएंगे जहां पर वो अपनी श्रद्धांजलि, अपना रिस्पेक्ट पे करेंगे और जिसके बाद 12 बजे वहां का टाइम 3:30 बजे भारत में, जिसके बाद इटालियन प्रधानमंत्री के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। ये आज का उनका एजेंडा में ये इम्पोर्टेंट विजिट्स हैं और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। इसके अलावा पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये नहीं हमें कंफर्म किया गया है कि आज होने वाला है या कल। पहले बताया जा रहा था कि आज ही मिलने वाले हैं, अब बोल रहे हैं कि कल हो सकता है पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है श्वेता, क्योंकि अगर आप देखें काफी समय बाद इन पर्सन G20 मुलाकात हो रही है। कोविड-19 के चलते पिछले G20 समिट वर्चुअल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर शिरकत की थी, लेकिन वर्चुअली की थी। तो G20 लीडर्स, जो कि करीब 80% ऑफ GDP पूरे दुनिया का बनाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है जिसमें सारे लीडर्स होंगे। लेकिन श्वेता, बहुत इंटरेस्टिंग है कि शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति है, वो G20 में भी नहीं आने वाले। पिछले 600 से ज्यादा दिनों में शी जिनपिंग कभी अपने देश से बाहर नहीं गए हैं। कहा जाता है कि क्योंकि शायद अंदर ही बहुत सारा रेजिस्टेंस हो रहा है उनको लेकर, इसीलिए। लेकिन ये जयशंकर और वांग यी, यानी कि चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच शायद मुलाकात हो सकती है। देखना होगा कि क्या चीन और भारत के रिश्तों में सुधार आएगा या नहीं। लेकिन जैसे मैं कह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडा में बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स हैं।
जर्मनी के चांसलर से मिलेंगे। आउटगोइंग चांसलर है, ये उनके आखिरी दिन है। इसके बाद नया गवर्नमेंट और नए लीडरशिप आने वाले हैं जर्मनी में, लेकिन जर्मनी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जैसा आप बिल्कुल सही कह रही थी, उनके साथ मुलाकात होगी G20 समिट के साइडलाइंस पर। लेकिन बोरिस जॉनसन ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम भी बुलाया है, ब्रिटेन भी बुलाया है ग्लासगो में COP26 अटेंड करने के लिए। कहा जा रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि नवंबर 1 से जो लीडरशिप समिट शुरू होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 1 नवंबर तक रुके वो यूके में, जबकि नरेंद्र मोदी 31 को ही निकल जाएंगे भारत के लिए। इसके अलावा काफी सारे इम्पोर्टेंट बायलैटरल्स हैं नेपाल को लेकर भी। लेकिन अगर G20 की ही बात करें तो अफगानिस्तान की स्थिति, कोविड-19, इकोनॉमिक रिकवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर G20 जो दुनिया के सबसे बड़े 20 देश हैं वो मिलकर बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। इसके अलावा गीता, COP26 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दें। जी, COP26 जो क्लाइमेट समिट है, भारत सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्लेयर रह चुका है क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, जहां पर प्रधानमंत्री ने पिछले पेरिस एग्रीमेंट के दौरान उसका उद्घाटन किया था, उसको इनॉग्रेट किया था। और अब कई सारे देश हैं जो सोलर अलायंस में जुड़ चुके हैं, जो जानते हैं कि सूर्य से जो सोलर एनर्जी मिलता है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है कि देश अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो सोलर के थ्रू पूरी करे। तो भारत इसी बात को आगे रखने वाला है। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज जो प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं ग्लासगो में, वो होगा कि अगर डेवलपिंग नेशंस को डेवलप नेशंस के साथ चलना है तो बिल्कुल गीता, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं आपको हम बता दें कि नीना मल्होत्रा जो है, जो एम्बेसडर हैं इंडिया की इटली में, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। First visit to Rome after assuming office. This is also going to be the first visit by an Indian Prime Minister to Rome in almost over 12 years. Though the visit is primarily for a G20 Leaders Summit under Italian presidency, during the visit PM Modi will be having a meeting with PM Draghi. This is going to be their first in-person meeting, though they have recently had a telephonic conversation. The cooperation between India and Italy within G20, that spirit has very, very deep roots. The relationship between our two countries have enhanced further in the last few years, especially after the virtual summit that we had last year between the two prime ministers. तो आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच चुके हैं और आज इटली के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले वो गांधी प्रतिमा जाएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि देंगे महात्मा गांधी को। और उसके बाद आज कई कार्यक्रम है जिसमें कि श्रद्धांजलि देने के बाद महात्मा गांधी को आज इटली के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद पहली बार, क्योंकि अब तक जितने भी कार्यक्रम होते रहे हैं वर्चुअली जुड़ते रहे हैं उन तमाम कार्यक्रमों से, तमाम सम्मेलनों में, लेकिन इस बार खुद मौजूद हैं प्रधानमंत्री। और काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करना काफी अहम है। 20 बड़े देश, दिग्गज देश एक मंच पर होंगे और वहां पर कई मुद्दे हैं जिसमें कि कोरोना से निपटने से लेकर इस वक्त जो आर्थिक स्थिति हो गई है पूरे विश्व में, उसको लेकर भी चर्चा होगी। किसान आंदोलन में सड़कें रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जो है वो काम आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर खाली कराया जा रहा है और इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सारे बैरिकेड हटा दिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हैं हिमांशु गाजीपुर बॉर्डर से। हिमांशु, सबसे पहले तो हमें तस्वीरें दिखाइए कि वहां की तस्वीरें क्या है, क्योंकि हमने जो इससे पहले तस्वीरें देखी है, बैरिकेड्स देखे हैं, किसान देखा है, ट्रैक्टर देखा है। श्वेता देखिए, ये मैं तस्वीरें पुलिस की तरफ की दिखा रहा हूँ। किसान आगे बैठे हुए हैं,
यहाँ पर पूरे एरिया में जो बैरिकेटिंग की गई थी, अब वो देखिए धीरे धीरे यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये कंटीले तार थे जो कई लेयर लगाए गए थे, तकरीबन 5 लेयर ये कंटीले तार लगाए गए थे, जो अब धीरे धीरे देखिए सारे हटा लिए गए हैं। ये एक लेयर और बची है और जिसे अंदर की तरफ वहां पर बांधा गया था श्वेता, देखिए उसे काट काट कर बैरिकेड से जो था वो अलग किया जा रहा है और ये पूरा पैक करके ये हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस के ही लोग हैं जो मौजूद हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल जब रास्ते बंद होने की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा था कि अनंत काल तक के लिए रास्ता नहीं बंद किया जा सकता और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो बैरिकेड लगाए थे वो यहाँ पर देखिए हटाने का काम शुरू हो चुका है। कुछ लेबर्स भी यहाँ पर हैं। कंटीले तार हटने के बाद देखिए जो ये बैरिकेड्स है, ये इन अब बैरिकेडों को हटाने का काम किया जा रहा है। दरअसल इस तरीके की बैरिकेडिंग 26 जनवरी के बाद श्वेता की गई थी। यहाँ पर इन तमाम बैरिकेडों के बीच में आप देखिए जो लोहे के तमाम बैरिकेड हैं उनके आगे यहाँ पर आप देखिए सीमेंटेड बैरिकेड है, उन सीमेंटेड बैरिकेड के आगे भी लोहे के बैरिकेड है जिसमें कंटीले तार लगाए गए हैं। तो ये काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने यहाँ पर ये चीजें की थी। और वो देखिए एक और चीज आपको दिखाता हूँ जिसे लेकर के काफी बात भी हुई थी, जो गाड़ियों को पंचर करने के लिए कि अचानक से अगर कभी किसान अपने ट्रैक्टर के साथ आते हैं तो कीलों से ये देखिए ये जो सारी चीजें, ये पट्टियां बनाई गई थी कील वाली, ये भी हटा करके एक तरफ, हालांकि इन्हें पहले ही हटा दिया गया था। तो इस पूरे रास्ते को यहाँ से खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पुलिस के द्वारा, जो बैरिकेडिंग की गई थी। जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता था वो पहले से ही ओपन था। जिस सड़क पर श्वेता हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आप ये सारा सब कुछ होता हुआ देख रही हैं, ये वो रास्ता है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है और ये रास्ता नवंबर से ही पूरी तरीके से बंद है। बीच बीच में दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता भी कई बार बंद किया गया, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद खोल दिया जाता था। अब इस रास्ते को खोला जा रहा है और अब ये देखना होगा कि अधिकारी तमाम यहाँ पर आने वाले हैं कि क्या कुछ बातचीत इसमें आगे बढ़ती है और जो आगे की तरफ इन बैरिकेड से आगे जो किसान बैठे हैं उनसे किस तरीके की बातचीत होती है और क्या वो अपनी जो परमानेंट टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं क्या वो हटते हैं कि नहीं हटते हैं, इस पे अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग जो तमाम कर रखी थी यहाँ पर श्वेता, उसको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आई थी तो आप ही लोगों ने इंटरव्यू लिया था, राकेश टिकैत ने साफ बोला था कि भैया बैरिकेड हमने थोड़ी लगाया है या फिर ये जो कुछ भी घेराबंदी की है ये पुलिस ने की है तो पुलिस हटाए। तो उसके बाद से पुलिस हरकत में आई है और ये सब कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ये बताइए कि वो जो किसान बैठे हुए हैं, बैरिकेड्स तो हट जाएंगे मान लीजिए, लेकिन किसान जो बैठे हुए हैं, क्या आवाजाही सुचारू रूप से पहले की तरह हो पाएगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मकसद यही था, रास्ता चाहे किसी तरह से, चाहे किसान बैठ के रुके या बैरिकेड से रुके, रास्ता खुला रहना चाहिए, तो वो हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अनंत काल तक रास्ता नहीं बंद किया जा सकता है। विरोध अगर करना है तो आप ऐसी जगह पर बैठ के विरोध करें जहां से लोगों को दिक्कत ना हो। फिलहाल किसान इसके बाद क्या रुख अपनाते हैं, उनसे प्रशासन क्या कुछ बातचीत करता है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो आगे की जो कार्रवाई है वो किसानों से बात करेंगे और देखते हैं उसका क्या हल निकलता है। लेकिन ये देखिए किस तरीके के यहाँ पर देखिए श्वेता, इस तरीके के बड़े बड़े ताकि ट्रैक्टर्स को रोकना था जो बड़े। दशहरे के दौरान गोल्ड खरीदने वालों ने बीते 20 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर सोने की बिक्री 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसकी वजह है कि धनतेरस पर पारंपरिक खरीदारी करने वालों के साथ ही कोरोना काल में पैसा बचाने वाले लोग भी जमकर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। फेस्टिव सीजन में देश में क्या नहीं बिकता। गाड़ियां बिकती हैं, घर बिकते हैं, मोबाइल समेत तमाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकते हैं। देश में साल भर में होने वाली कुल बिक्री का 30 से 40% सामान त्योहारों के दौरान बिकता है। इस बार तो हर सामान की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। कुछ इसी तरह सोने की बिक्री भी इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद घटी कीमतों ने जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है
कॉटन पॉलिश के अंदर 27.74 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 153.98% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लेटिनियम ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड अमेरिका के अंदर होने के कारण 234.84% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेडेड गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा 64.42% और लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है 212%, 71% का ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन त्योहारों के सिलसिले के बीच धनतेरस सोने की खरीदारी का सबसे बड़ा दिन है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक धनतेरस में सोना पिछले 40 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। IBJA के मुताबिक दशहरे में सोने की बिक्री 20 साल में सबसे ज्यादा रही है। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक पिछली धनतेरस पर 40 टन सोने की बिक्री हुई थी, जो 2019 से करीब 30% ज्यादा थी। 40 टन सोने की कीमत 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि 2019 में बिके सोने की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस साल शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जोरदार बिक्री होगी। बिक्री के बढ़ने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन के दौरान घर में रहने पर हुई बचत भी है। काफी लोग बीते 1.5 साल से घरों में रह रहे हैं और देश या विदेश में कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा इस दौरान लोग आयोजनों से भी दूर रहे हैं। रेस्टोरेंट और आउटिंग जाना भी काफी हद तक बंद रहा है। ऐसे में शादी ब्याह और पारंपरिक बिक्री के साथ ही इस बचे पैसे से भी लोग सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए गोल्ड की खरीदारी करेंगे। आदित्य के राणा, आज तक। जल्द ही 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ 2 व्हीलर पर सफर करने के नियम बदलने वाले हैं। अगले साल से छोटे बच्चों को बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस के दोपहिया वाहन पर नहीं ले जाया जा सकेगा। छोटे बच्चों के साथ 2 व्हीलर चलाने के लिए यातायात के नियम बेहद कड़े करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अगले साल से 2 व्हीलर पर छोटे बच्चों के साथ सवारी करने वाले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यातायात के ये नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके साथ दोपहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे होंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी 2 व्हीलर पर इतने छोटे बच्चे सवार हैं तो फिर उनके लिए सुरक्षा पेटी और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए के चालान और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड करने का प्रावधान किया जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी काफी विस्तार से जानकारी मिली है। ये सुरक्षा पेटी एडजस्ट की जा सकेगी और कंधों से एक जोड़ी स्ट्रैप के लूप के जरिए ड्राइवर के साथ इसे बांधा जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के तय किए गए मानकों पर इस हार्नेस को खरा उतरना होगा। इन मानकों में वजन एडजस्ट करने की छूट, वाटरप्रूफ और मजबूती को शामिल किया जाएगा। हार्नेस को केवल नायलॉन या मल्टीफिलामेंट नायलॉन से बनाया जा सकेगा और ये 30 किलो तक के वजन को संभालने के लायक होगी। इन नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन के बाद कानून में शामिल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट लोगों की राय जानने के लिए जारी किया था। अब एक बार ड्राफ्ट के फाइनल हो जाने के बाद इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से 2 व्हीलर्स पर सफर करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा जरूर बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में बच्चों में इसकी आदत डालने में माँ बाप को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तय है कि इन नियमों के अमल में आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।